आप देख लीजिए, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी। राज्यसभा में बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए या फिर सिर्फ एक नॉर्मल सा बिल लेकर आए। नंबर तो उनके पास नहीं है, 162 नंबर टच नहीं कर रहे। अब मोदी जी अगर पीछे से कोई जादूगरी कर चुके हैं तो अलग बात है, मगर आज की तारीख में नंबर नहीं है। हैदराबाद के लिए आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि 75 साल पहले भारत का अंग आज ही के दिन हैदराबाद बना था और 13 महीने बाद ये वाकया हुआ था आज़ादी के। और आज इस खास दिन को हर दल अपने तरीके से मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का भी कार्यक्रम है, कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जनसभा भी बुलाई है और साथ ही साथ AIMIM का भी अपना जलसा है, अपना कार्यक्रम है। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं और माना जाए ओवैसी साहब कि ये जो चुनावी तैयारियां आपके राज्यों में चल रही हैं उसी के हिस्से के तौर पर सभी दल बड़े बड़े कार्यक्रम लेकर के आज तैयार हैं। जाहिर है चुनाव के लिए 2 महीने बाकी हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रोग्राम करती है, मगर हमारा तो ये तो एनुअल प्रोग्राम है और इसको इलेक्शन से जोड़ना ज़रा ठीक नहीं होगा। मगर अब क्योंकि इलेक्शन करीब है तो जाहिर है लोग उसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो तैयारी सबकी चल रही है। देखिए अभी तो डेट्स आने के बाद सही तरीके से पता चलेगा। जी, चुनावी तैयारियों का एक हिस्सा ये भी है कि कांग्रेस ने यहाँ आकर के एक बड़ा कार्यक्रम किया और वो कार्यक्रम CWC की बैठक जो कि अमूमन दिल्ली में हुआ करती है, आपके शहर में आकर के उन्होंने ये कार्यक्रम किया और यहाँ आकर के उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए, OBC SC ST। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये बात पार्लियामेंट में पहले ही कह चुका हूँ कि 50% का जो लिमिट है उसको ब्रीच करने की ज़रूरत है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, मोदी गवर्नमेंट का मेजॉरिटी है, वो पार्लियामेंट में कानून बना दे और 50% को ब्रीच कर दें। क्योंकि अगर 27% जो OBC को रिजर्वेशन मिल रहा है वो तो उनकी आबादी में 60% ज़्यादा है वो लोग, और जो लोग 10% है उनको 50% मिल रहा है। तो इसके लिहाज से देखा जाए तो रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए और हमारी पार्टी ने पहले ही लोकसभा में कई मरतबा मैं इसका डिमांड कर चुका हूँ। अब देखना है कि ये सरकार लाएगी नहीं लाएगी। जी, अब थोड़े राजनीतिक प्रश्न की तरफ अगर आएँ तो ऐसे में जबकि यहाँ एक बड़ा जलसा कांग्रेस का हुआ और इंडिया ब्लॉक की पार्टीज जो हैं वो अपना बैठक अभी हाल ही में उन्होंने दिल्ली में भी किया, उसके पहले मुंबई में किया। आप न इंडिया ब्लॉक के साथ हैं न आप भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऑब्वियसली सवाल नहीं उठता है, तो बावजूद इसके कि आप बीजेपी का विरोध करते हैं, यहाँ आकर के यहाँ आपको चढ़ाने जैसी बात है, आपको साथ नहीं रखते? तो इसमें कोई मुझे एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ये जो जितने पार्टीज़ जो आज अपने आप को बीजेपी के ख़िलाफ़ बता रहे हैं, एक तो यह है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी। फिर आप झारखंड की पार्टी को ले लीजिए, वो बीजेपी के साथ पहले डिप्टी CM बने। उद्धव ठाकरे शिवसेना बीजेपी के साथ थे। DMK किसी ज़माने बीजेपी के साथ थी। तो ये इनको जेब नहीं देता कि अपने आप को ये कह दें कि हम ही सबसे साफ सुथरे हैं और हम ही सेकुलर हैं। भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। तीसरी बात यह है कि इस अलायंस में बहन मायावती नहीं है, हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं है, इसमें कई आसाम के जो छोटे पार्टियां वो नहीं हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई पार्टीज़ हैं वो नहीं हैं। बहुत ज़्यादा नंबर है पार्टी का जो इनके साथ नहीं है। अब ये लोग ऐसा समझ रहे हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनको समझने दीजिए, मगर हम अपना काम तो करेंगे। पर आपके शहर में आकर के वेणुगोपाल साहब ये कहते हैं कि दरअसल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, मोदी और KCR,
और आप केसीआर साहब के करीबी हैं, आपकी पार्टी और उनकी पार्टी करीब है, तो एक तरह से आप भी वो जो बी टीम वाली लॉजिक है उसको यहाँ के कांग्रेस ने कह दिया। छोड़िए, केसी वेणुगोपाल अपना इलेक्शन नहीं जीत सका लोकसभा का, क्या बकबक करते रहता है। वो उसको अपना चुनाव जीतना चाहिए था ना, वो खुद नहीं जीत पाया। वहां पर किसने हराया उनको? बी टीम ने हराया, केसीआर ने हराया उनको। पर ये तो कांग्रेस पार्टी कह रही है ना, आप वेणुगोपाल नहीं, तो भाई वो तो आपने उनका नाम लिया ना, तो उनका नाम लेंगे तो बोलना पड़ेगा। तो वो तो क्या बोल रहे हैं वो। फिर उद्धव ठाकरे कब से सेक्युलर हो गए? आप तो उन्हीं को महाराष्ट्र के चुनाव में आपने जनता को ये पैगाम दिया था कि अगर उद्धव ठाकरे को और मोदी को रोकना है तो ओईसी को वोट मत दो। चुनाव हो गए तो आपने फिर उनसे अलायंस कर लिया, आपको डिप्टी सीएम का पोस्ट मिल गया, आप खुश हो गए। तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये लोग तय नहीं कर सकते कि कौन सेकुलर है कौन कम्युनल है। आप तो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। हम ये कह रहे हैं कि यकीनन बीजेपी को नरेंद्र मोदी को रोकना जरूरी है कि वो तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री ना बने। मगर आपका पोजीशन क्या है बहुत से इश्यूज के ऊपर, वो आप बता दीजिए। आप बता ही नहीं पा रहे हैं। आप ही ने तो यूएपीए के कानून को बीजेपी का सपोर्ट किया था 2019 जुलाई में। आज जो यूएपीए में जो कई लोग 3-3 साल से 4 साल जेल में सड़ रहे हैं, इसीलिए कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया था लोकसभा राज्यसभा में। बेल ही नहीं मिलती उसमें, और बेल मिलने के लिए आपको बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर आ जाता है। बर्डन ऑफ यानी इतना गंदा कानून अमित शाह ने लेकर कर दिया, तो आपने सपोर्ट किया, तो आज आप बोलते हैं हम ऐसा हो रहा है। तो ये इनका अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है, और इससे इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों का बोले जा रहे हैं। आप बताइए कैसा होगा, क्या होगा। अब ये तो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना असद साहब के आप यूपीए 1 के दौरान आप हिस्सा रहे, एक दौर वैसा भी रहा, और फिर अब यह है कि इतना बिखराव हो गया कि आप उनके खिलाफ बोलने को मजबूर हैं। हाँ, तो यूपीए के ज़माने में 2004 से 2012 तक हम साथ थे। फिर उस वक्त के आंध्र प्रदेश में जब किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, तो जो तेलंगाना के कांग्रेस के एमएलएस थे और आंध्रा के जो एमएलएस थे वो इनको सपोर्ट करने नहीं थे। हम खड़े होकर असेंबली में हमारी पार्टी ने सपोर्ट किया था किरण कुमार रेड्डी की सरकार को, जब हम लोग अच्छे थे। न्यूक्लियर डील के ऊपर नो कॉन्फिडेंस हुआ। आज जो कम्युनिस्ट पार्टीज इनके साथ हैं वो बीजेपी के साथ थे। फिर प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट इलेक्शन आया, तो हमको इन्होंने कहा था कि जाकर जगन मोहन रेड्डी को आप समझाइए। 3 घंटे हम जाकर छछरौड़ा जेल में जगन मोहन रेड्डी से मिले, उनको समझाए, राजी किए। फिर प्रणब मुखर्जी आकर जगन की वालदा से मिले। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए, ये तो इसलिए हमको समझ में नहीं आता कि लोग जो इस तरह की बातें करते हैं वो अपना ही मजाक बना रहे हैं। लोग इनको देख रहे हैं। आपकी नीतियाँ, ऐसा लगता है जैसे कि अब आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और वो विश्वकर्मा योजना ला रहे हैं ओबीसीज के लिए, खास तौर पर जो हुनरमंद ओबीसीज हैं उनको खास तौर पर। आप भी समर्थन इसी आइडियाज का करते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री तो केसीआर के देखा देखी कर रहे हैं, कॉपी किए हैं। ये तो ओबीसी के जो प्रोफेशन का स्कीम था वो तो प्रधानमंत्री से पहले 5 महीने पहले केसीआर यहाँ पर लागू कर दी तेलंगाना में, उसकी कॉपी की है वो लोग। ये जो विश्वकर्मा योजना, हाँ बिल्कुल, बता रहा हूँ आपको। केसीआर उसको लाए थे और प्रधानमंत्री से कॉपी कर रहे हैं। पहले यहाँ पर तेलंगाना में आया। जितने ओबीसी के जो प्रोफेशंस हैं उन तमाम को वो फाइनेंशियल ग्रांट दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को वही कॉपी कर रहे हैं। बीजेपी उसकी कॉपी कर रही है। लोग कहते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद चुनाव जल्दी हो जाएं। आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, तेलंगाना के डिले हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, अब हमारा मानना यह है कि हमारी पार्टी हमेशा चुनाव के ही मोड में पहले दिन से काम करती है। अब ये दूसरे पार्टियां हैं जो चुनाव के लिए इलेक्शन मोड में आती हैं। कभी चुनाव हो हम तैयार हैं, चुनाव तो होना चाहिए, चुनाव होंगे। मुझे नहीं मालूम कि जॉइंट इलेक्शन होगा तेलंगाना के विधानसभा का लोकसभा के साथ, मगर टाइम मेरे लगता है कि जनवरी 17 से पहले
तेलंगाना की असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, सिवाय वो मिजोरम को छोड़कर। तो अब उसको कैसे ओवरकम करेंगे कोई भी? तो चुनाव तो होना चाहिए टाइम पे, या नहीं तो अगर आप कौन सा बिल लाएंगे, कैसा करेंगे, मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि चुनाव तेलंगाना के टाइम पे होंगे। आपको लगता है कि सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन जैसी कोई बात आ सकती है? सत्र शुरू होने वाला। राज्यसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए या फिर सिर्फ एक नॉर्मल सा बिल लेकर आए। नंबर तो उनके पास नहीं है, 162 नंबर टच नहीं कर रहे। अब मोदी जी अगर पीछे से कोई जादूगरी कर चुके हैं तो वो अलग बात है, मगर आज की तारीख में नंबर नहीं है। जी, आखिर में आपका ध्यान मैं खींचना चाहूँगा जम्मू कश्मीर में घट रही घटनाओं की तरफ। आतंकवाद अभी भी वहाँ पर वो अपना फन काढ़े खड़ा है, हमारे जवान मर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में धारा 370 के विड्रॉल का आपने विरोध बीजेपी ने जो प्रोपोगंडा किया था कि 370 खत्म हम कर दिए और आतंकवाद दहशतगर्दी खत्म हुई, कहाँ खत्म हुआ है? आए दिन वहाँ पर कश्मीरी पंडित को मारा जाता है तो बहुत से तो जम्मू में आ गए। अब जो टेररिज्म का एपिसेंटर बोलिए या थिएटर बोलिए, वो जम्मू बन चुका है। जनवरी में राजौरी में जिन्होंने हमारे सिपाहियों को मारा था, आज तक वो टेररिस्ट नहीं पकड़े गए। जिस घर में वो पनाह लिए थे उनको आपने पकड़ लिया है। अब आप देखिए, कर्नल, एक मेजर, एक डीवाईएसपी की मौत हो जाती है और 2-3 दिन तक ऑपरेशन चलता है। बाद में हम उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर ये टेररिस्ट वीडियोस डालते हैं, साइकॉप्स करते हैं। तो ये सरासर इनकी नाकामी है। और फिर ऊपर से हम क्रिकेट मैच खेलेंगे, जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं होती तो क्या बीजेपी क्या बोलती? मैच नहीं होना चाहिए। बीजेपी यही तो बोलती थी, बिरयानी डिप्लोमेसी। अब कौन से क्रिकेट मैच? भाई, जानों का खेल खेला जा रहा है राजौरी में, अनंतनाग में, कश्मीर में, और आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? देख लीजिए। तो आपके हिसाब से हम मान के चलें कि ये जो मैच हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, क्रिकेट मैचेस नहीं होने चाहिए? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ बीजेपी के उन तमाम बीजेपी को ये बातें याद दिला रहा हूं कि आप जब सत्ता में नहीं रहते तो आपका चेहरा ये होता है। बिरयानी डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो आप बिरयानी खा लेते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, हैदराबाद।